Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, अस्सलाम वालेकुम. बाबर नदीम here. Dear aspirants, फोर्थ लेक्चर है हमारा ऑर्डर वन के बारे में और सीपीसी हम लोग कर रहे हैं. तो ऑर्डर वन और रूट 8 हमने जो है वो आज देखना है, जिसको के रिप्रेजेंटेटिव सूट भी बोला जाता है एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बट वेरी इजी. तो इसको हमने अच्छी तरह से आज जो है वो देखना है और आप लोगों से ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि मैं देखूं कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे. तो वो है इस लेक्चर के या किसी भी यूट्यूब लेक्चर के नीचे जो आपके कमेंट्स आते हैं वहां से मैं इस चीज़ को गेस करता हूं. तो चाहे आप डाउनलोड कर लेते हैं लेक्चर को, चाहे आप उसको लेटर ऑन सुनते हैं, लेकिन जो ही आप उसको कवर करें आप नीचे एटलीस्ट अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो ये ज़रूर लिखा करें कि सर आई हैव गॉन थ्रू द होल लेक्चर, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रही है और आप लोग उसका जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं. तो अगर मैं उन कमेंट्स को देखूँ तो वो ना होने के बराबर हैं. तो होप कि आप लोग जो है वो सीख भी रहे हैं और साथ के साथ मेरे जो ये लेक्चर्स हैं इनको साथ के साथ आप जो है वो लेके भी चल रहे हैं. अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 3 स्टेप में मैं आपको ऑर्डर वन रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट बताऊँगा और आपसे एक बात ये भी कहूँगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, वो 3 स्टेप्स क्या होंगे? फर्स्ट स्टेप में मैं आपको एक कहानी की सूरत में ऑर्डर वन रूल 8 का कॉन्सेप्ट बताऊँगा. स्टेप 2 में मैं जो है आपको जो है वो स्टेप 2 में मैं आपको जो वो एक्ट की है वो रीडिंग करवाऊँगा. और स्टेप 3 में मैंने क्या किया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर तैयार भी किया है. उस प्रेजेंटेशन को देख के एक तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को पेपर में इम्प्रूव कैसे करना है. मैंने एक सेक्शन या एक रूल जो है उसको मैंने किस तरह से उसके मैंने पॉइंट्स बना के, मैंने अगर उसको पॉइंट्स बना के लिखना पड़ता तो मैंने उसको जो है वो पेपर के अंदर जो है वो लिखना है. किस तरह मैंने प्रिसाइज और एक्यूरेटली जो है वो जवाब का जो है वो जवाब देना है. कैसे मैंने एक प्रोविजन को दूसरी प्रोविजन के साथ जो है वो लिंक करना है. डियर एस्पिरेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और जो डिस्प्यूट है वो सबके लिए सेम है, यानी सबका इंटरेस्ट सेम है उस सूट के अंदर ना. तो एक चीज़ तो ये है कि वो जो है वो क्या करें कि हर कोई अपना अपना सूट कर ले, ठीक है, या बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, और उनका भी इंटरेस्ट जो है वो उस डिस्प्यूट में सेम है. तो या तो वो सब के सब जो डिफेंडेंट हैं वो अपना अलग-अलग जो है वो अलग-अलग जो है वो क्या करें कि यानी उन वो जो डिफेंडेंट्स हैं वो अलग-अलग आके फ्रीक बने उस सूट के अंदर, या वो कोर्ट से ये कहें कि सर हम बहुत ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इसको डिफेंड करना चाहते हैं. रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से क्या मुराद है कि जितने भी प्लेंटिफ होंगे उनके बिहाफ पे कोई एक प्लेंटिफ आके उस दावे को प्रोसीड कर लेगा, या जो बहुत ज़्यादा डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे कोई एक डिफेंडेंट आके उस दावे को जो है वो क्या कर लेगा, डिफेंड कर लेगा. तो बजाय इसके के बहुत सारे प्लेंटिफ जो हैं वो अलग-अलग दावे दायर करें, वो क्या कर सकते हैं, वो एक ही दावे में कोर्ट की परमिशन के साथ रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो दायर कर सकते हैं. तो फिर ऑर्डर वन रूल 8 का ऑब्जेक्ट क्या है? टू कम्पैक्ट के जो मल्टीफियरियसनेस ऑफ सूट है उसको अवॉइड किया जाए, बजाय इसके कि बहुत सारे सूट दायर हो जाएं और कोर्ट के ऊपर बर्डन आ जाए. तो अगर वो लोग जो है वो मिल के रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट कर लेंगे तो उससे जो लिटिगेशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. अच्छा, अब जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है, देखिए, अगर तो बंदे गिने जा सकते हैं, अगर तो बंदे गिने जा सकते हैं फिर तो दायर होगा रिप्रेजेंटेटिव सूट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. लेकिन अगर लोग नहीं गिने जा सकते तो उस सूरत में क्या होगा कि वो एक पब्लिक मैटर बन जाएगा. वो फिर सेक्शन 91 या 92 है, वो उधर हम लोग जो है वो चले जाएंगे. तो सूट ऑफ पब्लिक नेचर
वो समथिंग इज डिफरेंट एंड द सूट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो दोनों में फर्क क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन जो पब्लिक मैटर होता है उसमें लोग अनलिमिटेड होते हैं, यानी उनको काउंट नहीं किया जा सकता। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक सूट जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ सम न्यूसेंस जो है आपने दायर करना है, तो वो एक पब्लिक है, मसलन रोड के ऊपर एक रुकावट है उसके बारे में तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह अगर एक फर्ज करें एक मस्जिद है या एक ग्रेवयार्ड है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो जो है वो क्या हो सकते हैं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती, तो वो तो दावा दायर होगा कौन सा, पब्लिक मैटर वाला। लेकिन अगर एक एसोसिएशन है जिसमें 10 15 20 100 150 लोग हैं, ठीक है, या एक ट्रस्ट है जिसमें कोई 10 15 20 25 30 बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मसलन एक कंपनी है उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो वो हर शेयर होल्डर बजाय इसके कि वो सेपरेट दावा करे वो और आके वो फरीक बने वो कोर्ट से परमिशन लेके, तो उनमें से कोई एक दावा कर भी सकता है, और अगर एक दावा दायर हो चुका है तो वो डिफेंडेंट के तौर पे उसको जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में डिफेंड भी कर सकते हैं। अच्छा डियर एस्पिरेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसकी रिक्वायरमेंट ये है, एक तो ये है कि बहुत सारे लोग हों ना, न्यूमरस पर्सन हो, ठीक है, लेकिन काउंटेबल हो और वो गिने जा सकते हो। अच्छा फिर क्या हो कि उनका इंटरेस्ट जो है वो सेम हो, जो सब्जेक्ट मैटर में उनका इंटरेस्ट है वो सबका क्या हो, वो सेम हो, यानी सबका ही वो प्रॉब्लम जो है वो हो। तो उसके बाद क्या हो सकता है कि ऐसे लोग रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा कर भी सकते हैं और किसी दावे को डिफेंड भी कर सकते हैं। अच्छा तो उसके बाद क्या है जी कि वो उसका तरीकेकार क्या होगा कि चाहे वो दावा दायर करना चाहते हैं चाहे डिफेंड करना चाहते हैं, वो कोर्ट को एप्लीकेशन मूव करेंगे, परमिशन मांगेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ये दावा जो है वो दायर करने की इजाज़त दें या इसको डिफेंड करने की जो है वो आप इजाज़त दें। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी क्या ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा बनता भी है या नहीं है, तो अल्टीमेटली कोर्ट उनको क्या करेगी, परमिशन दे देगी, ठीक है आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा दायर भी कर सकते हैं या इसको डिफेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन कोर्ट परमिशन देते वक्त क्या करेगी, देने से कबल क्या करेगी कि वो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं जिनके बिहाफ पे कोई एक आके ये कह रहा है कि जनाब हमें ये दावा जो है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल करने की इजाज़त दे, उन सब लोगों को कोर्ट क्या करेगी, एक नोटिस देगी उसके एक्सपेंसेस पे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में वो सूट क्या करवाना चाह रहे हैं, वो दायर करवाना चाह रहे हैं, ताकि उनको इल्म हो जाए कि वो जो दावा है वो मेरे अगेंस्ट जो है वो क्या हुआ है, वो दायर हुआ है। ठीक है, अच्छा तो सबको नोटिस दिया जाएगा। अगर सबको फर्दर फर्दर नोटिस देना मुनासिब ना हुआ तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट अखबार इश्तिहार पब्लिकेशन का कह सकती है, थ्रू न्यूज़पेपर कह सकती है या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकती है कि भाई सबको इंडिविजुअली नोटिस नहीं दिए जा सकते, तो ये थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनको जो है वो इसके बारे में क्या कर दिया जाए, वो नोटिस कर दिया जाए। तो ये नोटिस देना उनको जो है वो ज़रूरी है। और याद रखें हमने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 4 में ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन 6 भी देखें, जो कि ये बात करता है कि अगर इस तरह से दावा जो है एक के बिहाफ पे दूसरे बंदे ने किया है, तो वो बंदा जिसके बिहाफ पे किया गया है वो भी उस प्रोसीडिंग का क्या करेगा, पाबंद रहेगा। अब ये मैंने आपको एक कहानी की सूरत में रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है वो बताया है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, और स्टेप 2 में मैं क्या करने लगा हूँ कि आपको उसकी वे रीडिंग करवाने लगा हूँ किसकी, उसकी एक्ट की। तो देखें ये है वो रूल 8, आर्डर 1 रूल 8, वन पर्सन में sue or defend on behalf of all in same interest where there are numerous persons having same interest in one suit, where 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 there are numerous persons having same interest in one suit, one or more of such persons, one or more of persons may with the permission of the court क्या कर सकते हैं, sue or be sued, यानी एक दायरशुदा दावे को डिफेंड भी कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, या कोर्ट की परमिशन के साथ वो दावा भी दायर कर सकते हैं, और मे डिफेंड, ठीक है, इन सच सूट,
ठीक है, देखिए तीन चीजें हैं। क्या है कि प्लेंटिव के तौर पे कोर्ट से कह सकते हैं कि हमने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट दायर करना है, या प्लेंटिव ही कोर्ट को कह सकता है कि जनाब ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मैं इनको सू करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दें। या वो डिफेंडेंट आके कह सकते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावे को क्या करना चाहते हैं, डिफेंड कर सकते हैं इन सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन, ऑल अदर पर्सन सो इंटरेस्टेड, जो अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर कोर्ट ने ऐसे करना है तो क्या, बट द कोर्ट शैल इन सच केस गिव एट प्लेंटिव नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट to all such person either by personal service or where from number of person are any cause such service is not reflected by public advertisement as the court in case में direct। तो फिर लेकिन फिर कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट उनको परमिशन देने से पहले दूसरी पार्टीज को सुनेगी कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव केस बनता है भी है या नहीं, या उनको उनको नोटिस देगी कि भाई कल को आके ये ना कहना कि जनाब मैं मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे बेहाफ पे जो है वो एक दावा जो है वो दायर हो गया। तो उनको पर्सनली नोटिस करेगी, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर कोर्ट जिस तरह मुनासिब समझे उनको थ्रू एडवर्टाइजमेंट जो है वो इतला करेगी। उसके बाद रूल 2 है, वो कह रहा है एनी पर्सन ऑन बिहाफ सूट इज डिफेंडेंट अंडर 7 मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी मेड अ पार्टी टू सच सूट। अच्छा, वो बंदा जिसके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट दायर किया जा रहा है वो कोर्ट में आके कह सकता है जैसा मैंने अपनी कैपेसिटी में जो है इस दावे को जो है वो डिफेंड करना है, तो उस सूरत में कोर्ट उसको जो है वो इजाजत दे देगी कि ठीक है आप पार्टी बन जाओ दावे में और आप इसको जो है वो डिफेंड कर लो। तो डियर पेरेंट्स, ये था उसका सेकंड फेज रिप्रेजेंटेटिव सूट का। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, तो हम उसको देखते हैं वो क्या है। ऑर्डर 1 रूल 8, ठीक है, रेलिवेंट लॉ। ऑर्डर 1 रूल 8 क्रॉस रेफरेंस में लिखा हुआ है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ कोड ऑफ सिविल। बेसिकली ये भी रेलिवेंट लॉ ही बनता है, क्रॉस रेफरेंस होता है किसी दूसरे स्टैचू के हवाले से, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर ऑर्डर 1 रूल 8। तो पेपर में जब भी अगर आप किसी पेट एक सेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, सब्सटेंटिव किस्म का क्वेश्चन है, तो पहले आप उसका क्रक्स जो है वो अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। मैंने कहा वेयर देयर आर several person having same interest in one suit, one or more of such person may with the permission of the court sue or be sued on behalf of all persons so interested, but condition precedent that the prior notice must be given to the person on whose behalf suit filed or defendant। जो जी समझ आ गई आपको। उसके बाद आगे हेडिंग नंबर 3 है कंडीशंस कंस्टिट्यूटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। अब मैं उसके एसेंशियल्स जो है उनको लिखने लगा हूँ। वो ये है, पर्सन इंटरेस्टेड इन द सूट मस्ट बी न्यूमरस पर्सन हो। उसके बाद न्यूमरस पर्सन मस्ट हैव सेम इंटरेस्ट, उनका सेम इंटरेस्ट हो। उसके बाद परमिशन ऑफ द कोर्ट एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अगर वो दावा दायर करना है या डिफेंड करना है या दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू करना है। Mandatory notice of institution must be given to all the person whom it is sought to be represent। उन सब लोगों को नोटिस देना जरूरी है जिनके बिहाफ में वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा जो है वो फाइल होना है या डिफेंड होना है। अब नोटिस क्या होगा, सर्विंग नोटिस का नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंट सूट विल बी गिवन टू ऑल पर्सन इंटरेस्टेड एट प्लेंटिव्स एक्सपेंस ईदर पर्सनली और थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एज अ कोर्ट थिंक प्रॉपर। अब उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट वेयर प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट नॉट ऑब्टेन इट इज जस्ट एन इरेगुलरिटी एंड मे बी कोर्ट एट एवरी एनी स्टेज ऑफ द सूट। अगर कोर्ट से पहले परमिशन नहीं ली गई लेकिन बाद में अगर ले ली गई है, ठीक है कि जी मैं ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा कर बैठा हूँ, तो कोर्ट फिर उसको क्योर कर सकती है वही ऊपर वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए दूसरी पार्टीज को नोटिस देके, ठीक है। उसके बाद ये इफेक्ट ऑफ नॉन सर्विस ऑफ नोटिस। अगर सबको नोटिस नहीं गया तो क्या होगा, नोटिस टू ऑल इंटरेस्टेड पर्सन इज मैंडेटरी एंड इफ द सेम इज नॉट गिवन डिसीजन ऑफ द कोर्ट विल नॉट बाइंडिंग ऑन द पर्सन सुइंग और सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो वो लोग फिर पाबंद नहीं होंगे उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दावा दायर किए गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेस्टिट्यूटी काटा कैसे अप्लाई करेगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन 11 a decree passed in a representative suit will be binding on all the persons suing or be sued in रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो ये कोई उठ के ये नहीं कह सकता कि जनाब मुझे तो वो क्या कहते हैं मैं एक्चुअली तो उसमें पार्टी नहीं था, ठीक है।
उसके बाद है सर्टेन एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सूट बाय और अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, सूट बाय अगेंस्ट अ क्लब, सूट बाय अगेंस्ट एन अंडरसाइंड बॉडी। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल हो सकती हैं किसकी, रिप्रेजेंटेटिव सूट की। ठीक है। अच्छा, रेमडी वेयर परमिशन टू फाइल ए रिप्रेजेंटेटिव सूट नॉट ग्रांटेड, तो उस सूरत में क्या होगा जी कि रिवीजन विल लाई, रिवीजन जो है वो दायर की जा सकती है। डियर एस्पिरेंट, मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट का जो है वो कॉन्सेप्ट बताया। जो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दी वो ओल्ड वन है, उसमें मसलन ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ ऑर्डर 1 रूल 8 का आप लिख सकते हैं कि टू कम्बैट दी लिटिगेशन, के जो लिटिगेशन है या मल्टी टू अवॉइड द मल्टीफेरियसनेस ऑफ द लिटिगेशन के जो बहुत सारे बजाय इसके के सेपरेट सेपरेट दावे हैं उनको अवॉइड किया जाए और आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था लेक्चर रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई।